नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे खाने के तेल की, क्योंकि अगर आप रीयूज्ड तेल यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी सेहत से खेल कर रहे हैं। और रीयूज तेल कोई नई बात नहीं है, लगभग हर घर में और हर रेस्टोरेंट में यूज तेल इस्तेमाल होता है, यानी कि दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तेल को जब एक बार के बाद आप दूसरी बार गर्म करते हैं तो उसके भीतर उसकी जो पूरी कंपोजिशन है उस पर उसका असर पड़ता है, और असर इस तरीके से पड़ता है कि आपके लिए वो हो जाती है खतरनाक। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, रीयूज तेल जो है वो कढ़ाई में जब जाता है तो वो गर्म होता है। बार बार जब आप इसको गर्म करते हैं तब वो खराब होता है। बार बार गर्म होने से इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स, आप जहर कह सकते हैं उसको, और क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं जिनके लिए आप तेल का इस्तेमाल करते हैं वही आपके लिए जहर बन जाते हैं तेल में, बार बार इसको गर्म करने से। और ख़राब तेल से जो असर होता है वो इतना गहरा हो सकता है कि आपके डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है, आपके सेल्स को डिस्टर्ब करता है, और ये बीमारियों को सीधा सीधा न्योता है। इसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं। लेकिन जब आपका तेल खराब हो चुका होता है, तब जब आप उसको जो गर्म करते हैं और उससे जो धुआं उठता है, वो धुआं भी अपने आप में बेहद खतरनाक है। 200 से ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है। सिगरेट से भी ज़्यादा खराब है गर्म तेल का धुआं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोग रसोई में काम कर रहे हैं और वही सांस ले रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। इससे प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। दोनों, पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ता है। और ये एक बेस लाइन है जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताई है, ताकि हमारा विषय जो है वो स्थापित हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी नई रिसर्च में कोई नई बात सामने आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हम टाइम टू टाइम इस तरीके के प्रोग्राम्स करके और आपको दोबारा बार बार याद दिलाते हैं कि भाई बार बार तेल को गर्म नहीं करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवांस डायबिटीज़ सेंटर के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकब थॉमस जुड़ेंगे, सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश शर्मा, और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स और प्रोडक्ट्स की कंपनी कल्टिवेटिंग हेल्थ की डायरेक्टर पूजा बंगा भी जुड़ेंगी। पहले डॉक्टर शर्मा का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि ये जो बार बार तेल गर्म करने की बात होती है और हम सिंपल टर्म्स में लोगों को समझाते हैं कि भाई ये खतरनाक हो जाएगा, इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, तो इसको आप कैसे समझाएंगे अगर किसी को बताना हो? नमस्कार मनोज जी। आपका टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में, और इसके कई एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के। जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड मसला है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि लाइफस्टाइल में बहुत आमूल परिवर्तन होते चले गए हैं। हमारी यूथ जो है वो जंक फूड और बेक्ड फूड, पैकेज्ड फूड की तरफ आगे बढ़ती चली गई, और उससे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो थी वो बढ़ती चली गई समाज में। ऑयल की जब हम बात करते हैं तो हमारी समझ में वो ऑयल प्रेफर्ड होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट और स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इंडियन जो कुकिंग का जो स्टाइल है उसमें डीप फ्राइंग और बेकिंग का कंसेप्ट रहता है, तो उसमें हाई स्मोकिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रेफर्ड होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब बार बार किसी ऑयल को गर्म किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। नॉर्मली जो एक फ्रेश ऑयल होता है उसमें बहुत से मिनरल्स और ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वार्मिंग से या हीटिंग से उसमें ख़त्म होते चले जाते हैं, बल्कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स, जो हार्मफुल फैटी एसिड्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है ये शरीर को नुकसान करते हैं और इनसे हृदय की धमनियों में और बाकी नसों में ब्लॉकेज होने की ये संभावना बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक भी होते हैं।
म्यूटेजेनिक का मतलब ये है कि ये आपके डीएनए में या जेनेटिक लेवल तक में असर कर सकते हैं, जिससे आपको जेनेटिक बीमारियां भी हो सकती हैं। और ऑफ कोर्स ये आपकी इनफर्टिलिटी और बाकी समस्याओं के लिए भी एक कारण हो सकता है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ जो ऑयल है उस पर हमें सोचना चाहिए और ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा अपने खाने में कम से कम रखनी चाहिए। हेलो जी, बोले डॉक्टर साहब। आई थिंक देयर इज सम सिग्नल जी। तो डॉक्टर जैकब, तो ओवरऑल जो जी 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 आप कंप्लीट करें डॉक्टर शर्मा। हाँ जी जी। तो ओवरऑल अगर हम इनको इस चीज़ को समराइज करने की कोशिश करें तो कंसेप्ट यही होना चाहिए कि जो इंडियन कुकिंग स्टाइल है उसमें वो ऑयल प्रेफर्ड होने चाहिए, जैसे कि जिनका कि बॉइलिंग और स्मोकिंग पॉइंट हाई है, जैसे कि हम सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो वो प्रेफर्ड है, बजाय कि वो ऑयल्स जिनका कि स्मोकिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्योंकि जितना जल्दी आपका बॉइलिंग और स्मोकिंग पॉइंट होगा उतना उसके ऑयल के जो परऑक्साइड्स या उसमें जो केमिकल परिवर्तन होने हैं वो जल्दी होंगे, तो उससे नुकसान की संभावना ज़्यादा है। जी। डॉक्टर जैकब, ये डॉक्टर शर्मा ने जो बात बताई उसमें एक खास बात ये है कि हमारी जो इंडियन कुकिंग है उसमें डीप फ्राई वगैरह ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि आप जो हाई बॉइलिंग पॉइंट जिन ऑयल्स की है उनको आप यूज़ करिए, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वेजिटेबल ऑयल, जिसमें कि पाम ऑयल की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो ऑयल्स को लेकर हमारा पूरा रवैया, चूंकि अब एक बात और है कि ज़्यादा बाहर खाने की टेंडेंसी अब बढ़ रही है, मजबूरी भी लोगों की बढ़ रही है। क्या पूरा अप्रोच होना चाहिए हमारा ऑयल को लेकर और दोबारा ऑयल को इस्तेमाल करने को लेकर, क्योंकि हम डीप फ्राई करते हैं और बहुत सारा तेल हमारे पास बचता है। डॉक्टर जैकब, डॉक्टर जैकब आप बोले। या थैंक यू सर। एक्चुअली ये बात सही है कि जब हम लोग बाहर खाते हैं तो हमेशा ऑयल जो है वो रीयूज़ होते रहता है, बार बार होती है। और ये होता है कि रोज़ जो ऑयल यूज़ होता है उसमें थोड़ी और ऑयल डालते हैं और उसके वजह से जो बार बार हीटिंग होती है ऑयल का, उसके वजह से जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स है वो तेल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जब हम लोग खाने में खाते हैं तो ये बॉडी में ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि बॉडी में वो ऐसे रिएक्शन करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होता है और उससे इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब इन्फ्लेमेशन का अगर मानो तो हर ऑर्गन में एक प्रकार का सूजन सा हो जाता है और ये इन्फ्लेमेशन जो है उसके वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के बीमारियां जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स और ब्रेन प्रॉब्लम्स ये सब होती है। ये नसों को चोकअप करती है और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो इसका उपाय ये है कि एटलीस्ट घर में अगर हम तेल यूज़ करें तो वो सिंगल यूज़ ही करें, और अगर इसको रीयूज़ करना है तो वो रीयूज़ फ्राइंग के लिए नहीं करें, यानी कि फिर से वो फ्राइंग के लिए नहीं यूज़ करें, और बल्कि यानी कि भाजी बनाने के लिए वो रीयूज ऑयल यूज़ करे, या कोई शैलो फ्राई करना है तो उसके लिए यूज़ करे। तो ऐसा करने से ये जो बार बार वो तेल बॉईल नहीं होता है और उसके वजह से वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स नहीं होती है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो फूड जैसे कि बटाटा हो या कोई भी भाजी हो जो फ्राई करें हम, तो वो फ्राइंग ऑयल के साथ मिक्स होके कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिसको पॉलीएसिलिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कहते हैं, और वो म्यूटेजेनिक होता है। और म्यूटेजेनिक होने से वो हमारे जो डीएनए है उसको बदल देती है, और वो डीएनए की चेंजेस के वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
और ये और कुछ केमिकल्स होता है, एक्रिलेमाइड करके केमिकल्स होते हैं, उसमें भी कैंसर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी होता है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जैसे कि माइस में किया गया है जिसमें ये केमिकल्स एक्रिलेमाइड और जो PAF केमिकल्स है वो ब्रेस्ट कैंसर और पेट के कैंसर ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इसका उपाय ये है, तो एक उपाय है कि हम कम से कम फ्राइंग यूज़ करें और बाहर खाने का तो जितना हो सके अवॉइड करें। और दूसरी बात है कि हम घर पे यूज़ करें तो बॉइलिंग के लिए यूज़ करें, रीयूज़ करना है तो कुछ भाजी या तड़का के लिए ऐसे यूज़ करें। पूजा बंगा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, ये बताइए कि हम अपने खाने में तमाम तरह के तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल भारी मात्रा में हम हेवीली डिपेंडेंट है पाम ऑयल पर, इंपोर्ट भी करते हैं। तो कैसे आप सजेस्ट करेंगी एज अ डाइटिशियन खाने में तेल के इस्तेमाल को, कि उसको किस पर्पस से किस तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि डीप फ्राइंग लगभग हर घर में होती है और वहीं से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि तेल बच गया, अब इसका क्या करें। जी, तो एक बात मैं इस चीज में सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चलता है जिसमें लोगों को लगता है कि ऑलिव ऑयल बहुत ही हेल्दी है। आपने सबसे सुना होगा कि ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है वो कुकिंग में कम से कम यूज होना चाहिए, स्पेशली फ्राइंग वगैरह में तो बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। तो किसी ऑयल का अगर स्मोकिंग पॉइंट कम है तो आप उसको फ्राइंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम तो एक बहुत हेल्दी चॉइस कर रहे हैं, हम आज समोसे तल के खाएंगे ऑलिव ऑयल में। मैं कई बार किसी गेस्ट के कहीं गेस्ट बनकर जाती हूँ तो लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल में हमने तला हुआ है, तो वो तो देखकर मैं और ज्यादा हैरान हो जाती हूँ कि हमें सबसे पहले देखना है कि क्या खाना में कौन सा तेल यूज होता है। जैसे कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो सबसे हेल्दी माना जाता है, वो सिर्फ सैलेड या ऐसी चीजों में यूज होता है जिसमें बहुत ही कम कुकिंग रिक्वायर्ड हो। और जब हमें कुकिंग के लिए यूज करना हो तो हमारे को ऐसे ऑयल्स चूज करने हैं जिनका स्मोकिंग पॉइंट हाई हो, यानी कि जैसे उन्होंने बताया सरसों का तेल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और उसके अलावा जैसे सनफ्लावर ऑयल है। हमारे को अपने ऑयल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और जो चीजें हैं जैसे कि जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, देसी घी, हम बहुत सुनते हैं देसी घी बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उसको ऑयलिंग के लिए जहां पे भी वो फ्राई करा जा रहा है उस पर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बहुत इजीली पता चल जाएगी, सब दर्शकों को भी, जब भी आप कुकिंग में ऑयल यूज कर रहे हैं जिसमें से बहुत तेज धुआं उठता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे देसी घी में आप जैसे कोई परांठा तल रहे हो उसमें से बहुत तेज धुआं उठता है, यानी कि वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ना ही वो ऑयल खाना और ना ही वो फ्यूम्स को इनहेल करना, क्योंकि उन फ्यूम्स में भी फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो फ्यूम्स भी हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है और बचे हुए तेल का हम क्या करें, क्या उसको, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा बन रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, जहाँ हम बचे हुए तेल को डिस्पोज कर सकते हैं, उसकी एक कीमत भी मिलती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।